ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी डिवाइस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ नॉट ओनली द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बट द वेरी सिग्निफिकेंट विच प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आल्सो। द नेम ऑफ डिवाइस इज ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक डिवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं जिसे हम बोलते हैं कपलिंग। यू नो, कपलिंग एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ती है एंड द वन वेरिएबल एटलीस्ट वन वेरिएबल ऑफ वन सिस्टम इज ट्रांसफर टू द अनदर सिस्टम बाय मीन्स ऑफ द कपलिंग डिवाइस। फॉर एग्जांपल कि ये इंजन है, सपोज करो इंजन है, इंजन का आउटपुट क्या है, रोटेशन होता है, ठीक है ना। नाउ दैट रोटेशन हैज़ टू बी टेकन टू द गियर बॉक्स में लेके जाना, तो बीच में हमने एक शाफ्ट लगानी पड़ेगी। इट मीन्स शाफ्ट इज अ कपलिंग डिवाइस विच इज़ कनेक्टिंग इंजन विद द गियर बॉक्स। तो यहाँ पे जो है कि शाफ्ट एक कपलिंग डिवाइस हो गई और क्या चीज़ ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम वन से सिस्टम टू, मोशन या रोटेशन। इसी तरह से सपोज करो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ सर्किट वन है सर्किट टू है, इसके बीच में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस सर्किट का आउटपुट जो है दिस रेसिस्टेंस, द वोल्टेज डबलेट अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस इज वर्किंग एज द इनपुट टू द सर्किट टू। सो यहाँ पर जो कपलिंग डिवाइस है वो रेसिस्टेंस है विच इज कनेक्टिंग सर्किट वन विद द सर्किट टू। हाउएवर सर्किट वन से सर्किट टू में क्या ट्रांसफर हो रहा है, आइदर वोल्टेज और करंट। इसी तरह से अगर एक सर्किट वन है दूसरा सर्किट है, बीच में हम ऑप्टो कपलर लगा देते हैं, तो ऑप्टो कपलर का काम भी इस सर्किट की एनर्जी को इस सर्किट में ट्रांसफर करना है, बट इट इज़ डन बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट इधर को ट्रांसफर होती है। सो दिस वे द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सर्किट वन टू सर्किट टू। इसी तरह से सिमिलरली इफ देर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अनदर सर्किट then and the electrical energy is being transferred from this circuit to this circuit by means of a device which is working on the principle of magnetic field, then that device is called transformer. It means the transformer is a coupling device which is connecting electrical circuit 1 with the electrical circuit 2 by means of the magnetic field. तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया एज ए कपलिंग डिवाइस, इट इज़ यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स, ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सर्किट वन टू सर्किट टू। सो दोस्तों, इस तरह से हम एक मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं दरअसल, एक परमानेंट मैग्नेट से, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से। सो कि यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का कोई रोल नहीं है, सो विल नॉट गो इन डिटेल्स ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट, वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज ट्रांसफार्मर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो वी विल हैव अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ ट्रांसफार्मर इन दिस वीडियो। नाउ ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, मीन्स इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ electric currents producing the magnetic fields. So we call it a electromagnetic device. It is an static device, means there is no rotational part, though no movable part is there. So it is a static device. It's also a passive device. It not generate the power. So obviously it is a passive device. It works on the principle of Faraday law of electromagnetic induction. In general, what is the Faraday law of electromagnetic induction? Is that कि if अगर कोई कंडक्टर फ्लक्स को काटता है तो EMF is induced in that conductor. This is only simple statement of Faraday law of electromagnetic induction. So ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या कर रहा है, AC पावर को ट्रांसफ़र कर रहा है, सर्किट वन से सर्किट टू में AC पावर का ट्रांसफ़र कर रहा है. So it can change the voltage level while transferring the power, but cannot change the power and the frequency of this power. ठीक है. So अब चूंकि कपलिंग डिवाइस है, कपलिंग डिवाइसेस आल्सो हैज सम सॉर्ट ऑफ लॉसेस. सो ऑब्वियसली इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, बट आउटपुट पावर will be slightly less than that of input power because of some losses in the transformer. We will discuss these losses in the separate video. As far as construction is concerned, ट्रांसफार्मर होता कैसे है, बनता कैसे है दोस्तों, इस पर एक वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होती है या दो वाइंडिंग हो सकते हैं या मल्टीपल वाइंडिंग भी हो सकते हैं. ठीक है. वो कॉपर वाइंडिंग होती है, जनरली कॉपर वायर होता है, फाइन कॉपर वायर होता है. ठीक है. सो इस कॉपर वायर को एक कोर के ऊपर वाइंड किया जाता है. कोर क्या होता है, कोर एक फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल का बना, फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल होते हैं जो कि कोल्ड रॉल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जिसको हम CRGO भी बोलते हैं, और स्ट्रिप के फॉर्म में होता है. वी विल गो इन डिटेल्स ऑफ दिस. स्पेशल वीडियो विल बी मेड फॉर द
कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सो इन जनरल हम ये समझ लेते हैं एक कोर होता है, उस पर दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिस पर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज दिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट वोल्टेज लिया जाता है। ठीक है। सो इसको अब उसमें कॉइल टू कॉइल इंसुलेशन होना चाहिए, कॉइल से कोर के बीच में भी इंसुलेशन होना चाहिए और टर्न टू टर्न इंसुलेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, इंसुलेटिंग मेटल का इस्तेमाल करते हैं या समटाइम्स उसके अंदर जो कूलिंग ऑयल होता है, क्योंकि ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन ट्रांसफार्मर गेट्स हीट्स अप, सो उसकी ठंडा करने के लिए हम उसका कूलिंग ऑयल भी है। तो कूलिंग आल्सो प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ दिस इंसुलेशन आल्सो। ठीक है। तो उसके अंदर एक वाइंडिंग हो गया, कोर हो गया और इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, कूलिंग मटेरियल हो गया, और इन सब को एक कंटेनर के अंदर रखा जाता है। वी कॉल दैट कॉल दैट ए कंटेनर इटसेल्फ। और उसको पावर देने के लिए टर्मिनल होते हैं, तो उसको ब्रश बोलते हैं, ब्रश फॉर द टर्मिनल्स होते हैं उसके अंदर। सो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। व्हेन वी विल गो इन डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन देन वी विल डिस्कस इन डिटेल्स ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। सो ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, देर आर वेरियस कैटेगराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। कई तरह से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। बेसिकली जनरल जैसे वेस्ट और वाइंडिंग, एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है। सो इस तरह से 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो गया, एक ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। दूसरा बेस्ड ऑन कोर, उसका कोर किस टाइप का है। कोर जैसे अगर इस टाइप का है, देखो बाहर कोर है, अंदर कॉपर वायर है, सो इसको बोलते हैं शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया। शेल टाइप में ट्रांसफार्मर में बाहर को कोर होता है, अंदर की तरफ वाइंडिंग होती है। ठीक है ना। और इसी तरह से कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बाहर की तरफ वाइंडिंग होती है, अंदर की तरफ कोर होता है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर आर वेरी इजी टू फ्रॉम रिपेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इजी होते हैं फिर। ठीक है। दिस कैन बी इजीली डिसमेंटल फॉर रिपेयरिंग, कहने मतलब ये। एंड दीज आर, चूँकि वाइंडिंग बाहर की तरफ है तो इसमें ऑटो कूलिंग होती है, नेचर कूलिंग होती है। सो दीज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी यूज फॉर हाई वोल्टेजेस। ये वाले लो वोल्टेज में यूज़ होते हैं, कोर टाइप वाले हाई वोल्टेज में यूज़ होते हैं। ठीक है। सो एक वेरी टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर भी होता है, कहीं कहीं पर इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वाइंडिंग इस तरह से होती है, अंदर को प्राइमरी वाइंडिंग होती है, बाहर की तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। बेस्ड ऑन वोल्टेज कन्वर्जन, चूँकि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग होती हैं, तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो सकता है, क्योंकि ये वोल्टेज को लेवल को कम ज़्यादा कर सकता है। इसीलिए अगर ये वोल्टेज को लेवल को बढ़ा रहा है उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर वोल्टेज लेवल को कम कर रहा है सेकेंडरी में तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसको हम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के से भी डिफाइन करते हैं। इफ़ के इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, V2 by V1, E2 by E1, I1 by I2. So and if transformation ratio K is less than 1 then it will be step down transformer। इसी तरह बेस्ड ऑफ फेज, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। बेस्ड ऑन पर्पज, किस काम के लिए ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है, जैसे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, ये जो है इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, 100% होती है, और ये ट्रांसमिटिंग स्टेशन पर इसको यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कंज्यूमर को पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनकी एफिशिएंसी जनरली 50% के आसपास होती है, कम होती है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ऐसा ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जैसा CT-PT हो गया। ठीक है। इसी तरह से आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होते हैं। बेस्ड ऑन इंसुलेशन आल्सो, किस टाइप का इंसुलेशन उसमें यूज़ किया गया है। जैसे कि अगर उसके अंदर कोई ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर जो है सील्ड टैंक के अंदर प्रेशराइज्ड एयर भर दी जाती है, तो दैट एयर आल्सो वर्क एज एन इंसुलेटर। सो 25 kVA से नीचे के जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जनरली ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। हाउएवर अगर ज़्यादा kVA के ट्रांसफर होंगे तो उसमें ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन बनना पड़ता है। इसके लिए हम उसको लोग ऑयल इमर्ज ट्रांसफर, उसमें हीटिंग भी ज़्यादा होती है, तो उस हीट को कंटिन्यू डिसिपेशन करने के लिए उसके अंदर जो है ऑयल भर दिया जाता है। मिनरल ऑयल होता है, दैट इज़ द मिनरल ऑयल। उसके ऑयल की करेक्टर ये होती है कि उसको हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ता है। इफ़ इट इज़ नॉट में हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो जल्दी शॉर्ट होकर फिर वाइंडिंग को जो है शॉर्ट करके हीट अप कर देगा या आग भी लग सकती है ट्रांसफर। इसलिए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा और उसमें आग लग गई। इट शुड हैव ए ग्रेटर और हायर लेवल ऑफ फ्लैश पॉइंट जिस पर इस पर फायर लगती है। ठीक है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इट शुड बी इन गुड स्टेट टू ऑब्जर्व द हीट वेरी क्विकली, सो इट शुड हैव ए गुड कंडक्टिविटी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लो पावर पॉइंट होना चाहिए, क्यों मतलब अगर लो टेम्परेचर में भी इसको जो है लिक्विड स्टेट में रहना चाहिए, जमना नहीं चाहिए। सो वेरी लो टेम्परेचर पर ही जमना चाहिए इसको, तो लो पावर पॉइंट होता है। लो विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम विस्कोसिटी होनी चाहिए, सो दैट इट कैन मेंटेन गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाई ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है इसमें। सो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आर द स्पेशल फीचर ऑफ द दिस कूलिंग ऑयल इन द ट्रांसफार्मर। नाउ
Technically, the is very important to understand the EMF equation of a transformer. सो मीन्स ट्रांसफार्मर के अंदर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसमें फ्लक्स जनरेट, तो फ्लक्स की वजह से किस तरह से वोल्टेज इंड्यूस होता है उसके बारे में ये इक्वेशन बताता है। इसको हम क्या है कि दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, दो तरीके हैं इसको समझने के, और दोनों तरीके का कंक्लूजन एक ही होता है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमने लिया यहाँ पे। इनपुट में ये प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें N1 टर्न है, सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें N2 टर्न्स है। इनपुट में हम V1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली I1 करंट फ्लो होता है इसमें, I1 करंट फ्लो होता है इसमें। सो जब I1 करंट फ्लो होगा तो इसका फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स इस कोर से होते हुए सेकेंडरी में भी जाएगा। चूँकि इनपुट वोल्टेज इज़ वेरिएबल तो फ्लक्स विल आल्सो भी वेरी, फ्लक्स वेरी करेगा तो दोनों कॉइल को काटेगा, दोनों कॉइल को काटेगा तो दोनों में EMF इंड्यूस हो जाएगा। सो सपोज करो प्राइमरी में इंड्यूस EMF E1 है, सेकेंडरी में इंड्यूस EMF E2 है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ ट्रांसफार्मर दिस टाइम। नाउ अभी देखो इसका EMF कैसे जनरेट करेंगे। सपोज अभी चूँकि इनपुट में हमने क्या करा, इनपुट में हमने वोल्टेज अप्लाई किया, साइन वोल्टेज सिनुसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया तो सिनुसॉइडल करंट फ्लो होगा। सिनुसॉइडल करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, एक फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स बनेगा उसका, ठीक है। तो फ्लक्स की वजह से इसमें एक EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा, EMF की वैल्यू कितनी होगी, EMF इंड्यूस्ड EMF बाय मीन्स ऑफ फ्लक्स विल बी माइनस d∅/dt, और phi इज आल्सो ए सिनुसॉइडल इन नेचर, सो ऑब्वियसली phi इज इक्वल टू phi max sin ओमेगा t। तो इंड्यूस्ड EMF, इसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, माइनस d∅/dt। सो इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ phi की जगह phi max sin ओमेगा t, E इज इक्वल टू माइनस phi max sin ओमेगा। व्हेन वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन यू विल गेट phi max ओमेगा cos ओमेगा t। cos ओमेगा टू साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम phi max ओमेगा sin ऑफ ओमेगा t माइनस π/2। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF बाय मीन्स ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्लक्स phi इज इक्वल टू phi max sin ओमेगा t। फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से जो EMF इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू ये है, E इज इक्वल टू phi max ओमेगा sin ओमेगा माइनस π/2, 90 डिग्री लैगिंग में आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ऑब्वियसली दिस विल द मैक्सिमम वैल्यू तो ओमेगा phi max, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो 2πf phi max। So since this is the maximum value of the induced EMF, so what will be the value of RMS value of the induced EMF? Obviously Vmax divided by root 2. So Vmax divided by root 2. When we will rearrange this, we will calculate this. We will get 4.44 f phi max. This is the value of induced EMF. And if suppose N1 is the turn of the primary, so what will the value of EMF induced in primary will be 4.44 f N1 phi max, 4.44 f N1 phi max. And what will the value of the induced EMF secondary? If there are N2 number of turns, 4.44 f N2 phi max. Now the same this derivation will be derived in an alternative manners here. कैसे, फ्लक्स हम यहाँ पे क्या देखते हैं, फ्लक्स जो है वेरी हो रहा है 0 से मैक्सिमम पॉइंट तक। फ्लक्स जो वेरी होता है कितने ड्यूरेशन में ये इससे वेरिएशन आया है। सो अगर ये एक साइकिल है, टी पीरियड है, तो t/2 यहाँ पे होगा, ये t/4 हो गया। तो t/4 टाइम में फ्लक्स 0 से लेकर phi max तक पहुँचा है। तो व्हाट विल द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, phi max माइनस 0 डिवाइडेड बाई t/4, 0 डिवाइडेड बाई t/4, तो t इज इक्वल टू 1/f, तो वी गेट 4f phi max. This is the rate of change, average rate of change of flux. So average rate of change of flux is equal to this one. So what will be the value of RMS change of flux? RMS और एवरेज में एक रिलेशन होता है जिसको हम फॉर्म फैक्टर भी बोलते हैं, RMS वैल्यू डिवाइड एवरेज इक्वल टू 1.11। सो RMS वैल्यू इज इक्वल टू 1.11 इनटू एवरेज वैल्यू, तो वी गेट 4.44 f phi max. This is the RMS value of rate of change of flux. Now rate of change of flux is equal to induced EMF. So obviously induced EMF will be 4.44 f phi max, 4.44 f phi max. So this is the RMS value of induced EMF, in which if it is a primary coil having N1 turns, we will get 4.44 f N1 phi max, and if it is a secondary winding of N2 turns, we will get 4.44 f N2 phi max, f N2 phi max. So this is the EMF equation of the transformer. Now
एक और चीज़ होती है ट्रांसफॉर्मर दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मीन्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ट्रांसफर ऑफ आइदर वोल्टेज और करंट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी. Obviously it will be the ratio of the output voltage या secondary voltage divided by primary voltage. So or it may be the current, secondary current, primary current divided by secondary current. और चूँकि induced EMF depend upon directly proportional to the number of turns, so we can give the transformation ratio in terms of the turns ratio also. So in general it is given as transformation ratio K is equal to N2 by N1 is equal to E2 by E1 is equal to V2 by V1 is equal to I1 by I2. I1 by I2 is just the reversal of this remaining variables. ठीक है. So if transformation ratio K is greater than 1, it means N2 is greater than N1, means secondary winding ज़्यादा है तो secondary voltage ज़्यादा होगी. इसमें stepping up transformer. इसी तरह से K is less than 1, then it will be step down transformer. So transformation ratio is important in parameters in the case of transformer. Now अभी हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं. ट्रांसफार्मर को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफार्मर लेते हैं, उसकी प्राइमरी में एक वोल्टेज देते हैं. नाउ ट्रांसफार्मर की फंक्शनिंग को समझने के लिए पहले हम इसको लोड नहीं देते हैं. वी विल स्टडी द ट्रांसफार्मर इन नो लोड कंडीशन. सो नो लोड कंडीशन मतलब आउटपुट में हमने कोई लोड नहीं दिया तो इट इज़ नो लोड ट्रांसफार्मर. लेकिन इनपुट में वोल्टेज तो देनी पड़ेगी. इनपुट में वोल्टेज देते हैं हम तो इसमें भी करंट फ्लो होता है. इनपुट में एक वोल्टेज देते हैं तो इनपुट में एक करंट फ्लो होता है. चूँकि ट्रांसफार्मर की कॉइल इंडक्टिव है तो ऑब्वियसली करंट I1 विल बी 90 डिग्री लैगिंग ऑफ द V1 वोल्टेज. सो सपोज करो हम ये V1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली करंट जो है इसके 90 डिग्री आगे होगी. ठीक है. नाउ इस करंट की वजह से ये क्या होता है, चूँकि V1 वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज है तो करंट भी वेरिएबल होगी. करंट वेरिएबल होगा तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा. तो करंट ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा, करंट कम हो तो फ्लक्स भी कम. इसीलिए करंट की डायरेक्शन में हमने फ्लक्स को डिफाइन कर दिया है. नाउ इफ फ्लक्स इज़ वेरिंग, फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से ये N1 नंबर ऑफ टर्न्स एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स को भी काटेगा. N1 दोनों को काटेगा, दोनों में एक इंड्यूस EMF जनरेट होगा. इंड्यूस EMF जनरेट होगा तो सपोज को प्राइमरी में E1 जनरेट हो रहा है तो सेकेंडरी में E2 जनरेट हो रहा है. तो चूँकि फ्लक्स दोनों वाइंडिंग के लिए कॉमन है इसीलिए दोनों का फेज एक ही रहेगा, E1 और E2 का. एंड दैट विल बी 90 डिग्री लैगिंग. क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा था कि हियर इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 5 ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5/2. वेरिंग फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो 90 डिग्री लैगिंग में होता है. तो यहाँ पर वेरिंग फ्लक्स की वजह जो इंड्यूस्ड EMF E1 है वो 90 डिग्री पीछे होता है. फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे होगा E1 और E2. नाउ E1 ज़्यादा होगा या E2 ज़्यादा होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स किसके ज़्यादा है. नाउ यहाँ पर हम देखते हैं प्राइमरी E1 इज वर्किंग इन प्राइमरी और प्राइमरी में हमने V1 वोल्टेज भी दिया. सो इन प्राइमरी देर आर टू वोल्टेज V1 एंड V2 बट बोथ आर इन फेज अपोजिशन. मीन्स जो इनपुट वोल्टेज आपने लगाया है इट इज़ बीइंग इनकाउंटर्ड बाय द E1 इंड्यूस्ड EMF. जितना आप वोल्टेज V1 अप्लाई करोगे उतना ही बैक EMF E1 जनरेट होगा प्राइमरी में. और सेकेंडरी में E2 है वो उतनी ही वैल्यू V2 की होगी बिकॉज इसमें कोई लोड तो लगाया नहीं हमने. सो वट एवर इज द वैल्यू ऑफ E2 विल बी द वैल्यू ऑफ द V2. सो तो प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF N1 ओमेगा 5 साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF E2 ओमेगा 5 साइन ओमेगा टी माइनस 5/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF 90 डिग्री लैगिंग फ्रॉम हियर दिस इक्वेशन 5 ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 5/2. 5 ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 और N1 is the number of turns for primary and N2 for secondary. Now this is the phasor diagram of transformer on no load. यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर को लोडिंग नहीं किया है. ठीक है ना. अब वो क्या होता है अगर हम ट्रांसफार्मर को लोडिंग करते हैं ना. इससे लोडिंग करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं. दिस वाज द आइडियल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम. लेकिन आइडियली तो कोई ट्रांसफर होता नहीं है. ऑब्वियसली प्राइमरी में जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे जब करंट फ्लो होगा तो करंट ठीक 90 डिग्री पीछे नहीं होगा बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ दिस इंडक्टेंस. सो इसमें कुछ रेसिस्टेंस भी होगा. रेसिस्टेंस होगा तो इट मीन्स द इनपुट करंट जो I1 है दिट विल नॉट बी टोटली द मैग्नेटाइजिंग करंट. इनपुट करंट विल बी
consumed in two way. One is which is producing the flux and another which is consumed due to the resistive nature of this coil. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम इसको देख रहे हैं. सो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो प्राइमरी करंट है इट इज़ नॉट अ 5/2 लैगिंग, इट इज़ अ 5 डिग्री लैगिंग बिहाइंड ऑफ द, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो प्योर इंडक्टिव तो है नहीं, 5 डिग्री लैगिंग. तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, मैग्नेटाइजिंग करंट IM और ये होगा एक्साइटेशन करंट, which is this current is responsible for the losses in the primary and this current is responsible for the producing of the magnetic flux. So I0 sin omega t is IM and I0 cos omega t is IE. So IE, this I0 is a two part, I0 cos omega t, IE, this components meet the, this is called the energy components, and this I0 the vertical जो component that is magnetizing current, this produces a flux and this meet the losses in the primary. चूँकि प्राइमरी के लॉसेस बहुत कम होते हैं इसलिए हम जनरल इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और जनरली व्हाट इज़ द मैग्नेटाइजिंग करंट, दैट इज़ द प्राइमरी करंट्स. ठीक है. सो दैट वी एज आई इज़ वेरी वेरी लेस देन IM, सो I0 इज ऑलमोस्ट ऑफ. सो यहाँ पर जो करंट थीटा डिग्री पीछे आया है इनपुट वोल्टेज से, दिस इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस एंगल ऑफ एडवांस. इट डिपेंड अपॉन द हाउ फाइन योर प्राइमरी वाइंडिंग इज. ट्रांसफार्मर ऑन लोड. अभी हम ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं. So far we have studied the transformer on no load. Now the transformer is being load. ट्रांसफार्मर लोड करते हैं तो क्या करते हैं हम ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर यहाँ पर देखो ये ट्रांसफार्मर ने यूज़ किया, V1 वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पर E1 इंड्यूस EMF है. प्राइमरी में कुछ करंट फ्लो होता है, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट, पर करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स होता है, फ्लक्स सेकेंडरी में जाता है, सेकेंडरी में इंड्यूस EMF E1 एंड E2 यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रोड्यूस होते हैं. और सेकेंडरी में लोड देने की वजह से ओनली वन डिफरेंस इज दैट जैसे हम लोड देते हैं सेकेंडरी में एक करंट I2 फ्लो होती है. नाउ द सीन इज ओवर हेयर ओनली कि सेकेंडरी में भी अब एक करंट फ्लो होने लगी है I2 करंट. नाउ सपोज इसको हम इस तरह से समझेंगे. सपोज करो हमने पहले जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड देता हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया, ये V1 वोल्टेज अप्लाई किया, उसकी वजह से प्राइमरी में करंट फ्लो होता है 90 डिग्री पीछे, प्राइमरी में करंट होगा 90 डिग्री पीछे. प्राइमरी की वजह, इस करंट की वजह से एक फ्लक्स जनरेट होता है फाई, तो फाई और करंट एक ही लीनियर रिलेशन में होता है, तो फाई भी उसी डायरेक्शन में होता है, फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन. फ्लक्स वेरिएशन की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होता है E1 एंड E2. सो बोथ आर इन 90 डिग्री लैगिंग्स, E1 एंड E2 वोल्टेज इंड्यूस हो गया है. सो V1 और E1 फेज अपोजिशन में, तो V1 इज इनकाउंटर्ड बाय द E1. नाउ अब हम ट्रांसफार्मर को लोडिंग करते हैं. लोडिंग करते हैं तो जैसे आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, हम रेसिस्टिव लोड जोड़ रहे हैं फिलहाल हम, टू अंडरस्टैंड इट. रेसिस्टिव लोड जोड़ते हैं तो सेकेंडरी में एक करंट I2 फ्लो होने लग जाती है. जैसे सेकेंडरी में एक I2 करंट फ्लो होती है सेकेंडरी में, तो उसका भी एक फ्लक्स बनेगा, उसकी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स N2 I2 की वजह से एक फ्लक्स बनेगा. दैट फ्लक्स विल अपोज द प्राइमरी फ्लक्स. दिस इज द स्टेट ऑफ लेंज लॉ, कि जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करने लग जाता है. सो सेकेंडरी में जो करंट I2 होती है इसकी वजह से जो फ्लक्स बनता है, दैट फ्लक्स विल बी अपोजिंग द प्राइमरी फ्लक्स फाई. जब प्राइमरी फ्लक्स वीक हो जाता है तो E1 और E2 जो इंड्यूस EMF है वो भी कम हो जाएंगे. इंड्यूस EMF कम हो जाएगा तो V1 ज़्यादा हो गया, इंड्यूस EMF कम हो गया, प्राइमरी V1 ज़्यादा E1 कम हो गया. तो इसकी वजह से प्राइमरी में एक और एडिशनल करंट V1 माइनस E1 की वजह से प्राइमरी में एक और करंट फ्लो हो जाती है. वी कॉल दैट करंट I1 डैश. अब प्राइमरी में एक और करंट फ्लो हो गई क्योंकि इंड्यूस EMF कम हो गया था, V1 तो उतना ही था, तो उसके डिफरेंस की वजह से एक एडिशनल करंट फ्लो होती है. उस एडिशनल की वजह से एक और फ्लक्स बन जाता है. जो फ्लक्स I2 ने कम किया था उस फ्लक्स की भरपाई ये एडिशनल करंट I1 डैश ने कर ली. सो इट मीन्स ये हुआ कि लोड करने से पहले भी और लोड करने से के बाद भी ट्रांसफार्मर का फ्लक्स जो था वो कांस्टेंट रहेगा. वट एवर वॉज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स बिफोर द लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर will remain same even after the loading of transformer. So total flux in the core will remain constant. Now अभी क्या होता है, सेकेंडरी में जो करंट I2 फ्लो हुई थी उसने फ्लक्स को अपोज किया और उसकी वजह से प्राइमरी में जो करंट फ्लो हुई उसने फ्लक्स को बढ़ाया. इट मीन्स सेकेंडरी करंट I2 एंड प्राइमरी करंट I1 डैश बोथ आर इन फेज अपोजिशन. ठीक है. सो अब बोथ आर इन फेज अपोजिशन. नाउ
अब प्राइमरी में कौन कौन सी करंट होगी, एक तो जो इनिशियल करंट जो हमें फ्लो हो रही थी I1 और दूसरी जब सेकेंडरी की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है प्राइमरी में I1 डैश। सो द फेजर सम ऑफ I1 डैश इज द टोटल प्राइमरी करंट। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं इस पूरी शीन को, जैसे हम सेकेंडरी में लोड प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडरी में करंट I2 फ्लो होती है, I2 फ्लो होने से फ्लक्स φ2 बनता है, फ्लक्स φ2 बनने से वो प्राइमरी फ्लक्स को वीक कर देता है, प्राइमरी फ्लक्स को वीक करता है तो E1 इंड्यूस ईएमएफ भी कम हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ कम हो जाता है तो V1 माइनस E1 बढ़ जाता है, V1 माइनस E1 बढ़ने से प्राइमरी में एक एडिशनल करंट I1 डैश फ्लो होती है, I1 डैश फ्लो होती है तो वो फ्लक्स की वैल्यू को फिर बढ़ा देती है। तो कहने में जो फ्लक्स की वैल्यू I2 ने कम की थी वो I1 डैश ने बढ़ा दी, तो टोटल फ्लक्स इज कांस्टेंट। जैसे प्राइमरी फ्लक्स फिर बढ़ता है तो फिर E1 की वैल्यू बढ़ जाती है, तो E1 की वैल्यू जो फ्लक्स की कम होने की वजह से कम हुई थी, फ्लक्स बढ़ने से फिर बढ़ गई, तो E1 विल रिमेन कांस्टेंट एंड इक्वल टू V1 की वैल्यू के बराबर होगा। सो V1 will always and every time equal to E1 and flux will remain constant throughout the लोड ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो नाउ यहाँ पर एक फेजर डायग्राम मैंने बताया कि हो सकता है ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी लोड हमने क्या है, नॉट नेसेसरली टू द रेसिस्टिव लोड, इट मे बी द इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। सो वी हैव ड्रॉन द फेजर डायग्राम फॉर रेसिस्टिव लोड, फॉर इंडक्टिव लोड एंड फॉर कैपेसिटिव। रेसिस्टिव लोड अभी तक जो हमने समझा वो रेसिस्टिव लोड में था। यहाँ पर एक V1 वोल्टेज अप्लाई किया, 5 फ्लक्स हुआ, 5 फ्लक्स की वजह से E1 और E2 इंड्यूस ईएमएफ हुआ। जब सेकेंडरी में लोड कनेक्ट करते हैं तो I2 करंट फ्लो होता है, I2 की वजह से प्राइमरी में एक I1 डैश करंट फ्लो होगी, I1 डैश से तो प्राइमरी में I1 डैश करंट और इनिशियल करंट I0 दोनों का फेजर सम के बराबर टोटल प्राइमरी करंट विल बी I1 विच विल बी 5 डिग्री लैगिंग बिहाइंड ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज। सो नाउ सपोज करो सेकेंडरी में इंडक्टिव लोड है, उस कंडीशन में क्या होगा, I2 विल बी, जो सेकेंडरी में जो करंट फ्लो होगी इट विल नॉट बी इन फेज ऑफ द V2, इट विल बी द 5 डिग्री लैगिंग। पीछे आगे देखो, अब I2 इस डायरेक्शन में है तो प्राइमरी में जो करंट फ्लो होगी I2 डैश का फेज अपोजिशन में, वो I1 डैश इसके फेज अपोजिशन में। देखो अब प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रही है इट इज़ इन दिस डायरेक्शन नाउ, क्योंकि सेकेंडरी करंट और प्राइमरी की एडिशनल करंट I1 डैश दोनों फेज अपोजिशन में होते हैं, तो ये करंट होगा। और इनिशियली प्राइमरी में I0 करंट फ्लो हुई, तो द फेजर सम ऑफ दिस I0 एंड I1 डैश विल बी दिस मच द करंट, दिस इज द प्राइमरी करंट नाउ 5 डिग्री लैगिंग में। नाउ सपोज करो सेकेंडरी जो हमने जो लोड रेजिस्टेंस लोड जोड़ा है वो कैपेसिटिव लोड है। कैपेसिटिव लोड होने में क्या होता है कि जो I2 करंट होती है वो लैगिंग हो जाएगा, I2 करंट लैगिंग हो जाएगा तो I1 डैश उसी के फेज अपोजिशन में इस तरफ से आ जाएगा। अब I1 डैश ये है और इनिशियल करंट I0 ये है, तो दोनों का फेजर सम ये हो गया। इस तरह से हम सेकेंडरी में इतना कैपेसिटिव लोड जोड़ सकते हैं सो दैट द टोटल I1 इज इन फेज ऑफ द इनपुट वोल्टेज V1, दैट विल द गुड स्टेट ऑफ द ट्रांसफार्मर। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द फेजर डायग्राम। ट्रांसफार्मर की डिटेल्ड स्टडी, फर्दर स्टडी जैसे लॉसेस हो गया, उसका टेस्टिंग हो गया, उसकी एफिशिएंसी हो गया, सो मेनी अदर थिंग्स, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन अनदर वीडियो। टिल देन, goodbye, thank you।